हे एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज्योग्राफी स्ट्रेटजी वीडियो फॉर यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। यहाँ पर मैं आपके मन में जितने भी सवाल होंगे ज्योग्राफी की तैयारी हम करें तो कैसे करें, उन सभी का जवाब लेकर आ गई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी आपको किताब पढ़नी चाहिए, किस हिसाब से और किस तरीके से आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी आपकी पूरी करवाने की जिम्मेवारी जो है वो मेरे ऊपर है। साथ ही में मैं इसमें आप लोगों के लिए कुछ प्रूफ भी लेकर आई हूँ कि कोई सोर्स जो मैं आपको बता रही हूँ पढ़ने के लिए, वो एक्चुअली मैं पढ़ने को जब मैं बोल रही हूँ तो उसके पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है, क्यों वो से और सभी अदर जो सोर्सेज हैं, अदर जो किताबें हैं, उन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें रियल जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर यहाँ पर जैसे कि 2024 में ही हम देखें जो प्रीलिम्स के अंदर सवाल आए हैं, उनको मैं सभी को लेकर आई हूँ कि उनको ऐसी कौन सी किताब है जो सभी को सोल्व करवा सकती है। तो ये प्रूफ के साथ हम देखेंगे वीडियो में। खैर, आगे चलने से पहले मैं बता दूं, जो भी बच्चे यहाँ यूपीएससी 25, 26 और 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान जो है वो इस तरफ ले जाऊं कि हमारा एग्ज़ाम एक्चुअली में होता कैसे है। तो हमें 3 तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन अपनी करनी पड़ती है। क्योंकि पहली जो हमारी स्टेट होती है वो होती है एक्चुअली के अंदर में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्रीलिम्स बोला जाता है। वो यहाँ पर स्टेज 1 है, जिसके लिए हमारी जो तैयारी होगी वो एक अलग तरीके से की जाएगी, क्योंकि इसमें जो सवाल आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। ऑब्जेक्टिव जिनका जो सवालों का आंसर होगा वो क्या होगा, एक ही होगा, यानी उसको बदला नहीं जा सकता। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू फॉर्म के अंदर पूछे जाते हैं। एक सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो ठीक होगा। अगर आपने ठीक ऑप्शन को क्लिक कर दिया है तो आपको 2 मार्क्स जो होंगे वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपने रॉन्ग को गलत, यानी सवाल को जो है वो गलत कर दिया, ऑप्शन रॉन्ग चूज़ कर लिया है, तो उसमें आपके 2 मार्क्स तो कटेंगे ही गलत होने के, लेकिन साथ में नेगेटिव मार्किंग की वजह से 0.66 मार्क जो होगा वो भी यहाँ पर कट जाएंगे। ये हमारी पहली स्टेज है। इसको पार करने के बाद में अगर आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप बढ़ते हैं मेंस एग्ज़ाम की तरफ, जो कि होता है सब्जेक्टिव टाइप। अब सब्जेक्टिव टाइप का क्या मतलब है कि आप अपने अनुसार जो आंसर है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ रट के नहीं आना है। कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको जैसा उसका आंसर देने का मन करे, जैसा आपको ठीक लगे, उस हिसाब से आप लिखिएगा। इसमें जो सवाल होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट के साथ में, लेकिन ये जो क्वेश्चन होंगे ये 10 से 15 नंबर का एक सवाल आएगा। 10 मार्क्स का होगा तो आपको 150 जो वर्ड्स होंगे उसमें इसका आंसर देना होगा। और अगर सवाल है 15 नंबर का, 15 मार्क्स का, तो आपको 250 जो वर्ड्स होंगे उसके अंदर इसका आंसर देके यहाँ पर बताना होगा कि सवाल में पूछा गया था। अगर आप इसको भी पार कर जाते हैं तो आप पहुंचते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। ये है स्टेज नंबर 3। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी शो करनी पड़ती है कि आप इस जॉब के लायक हो या नहीं हो, क्योंकि इस जॉब में ये जो नौकरी है इसके अंदर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों के ऊपर है। यहाँ पर बात आती है पीपल वेलफेयर की, आपको लोगों के वेलफेयर का भी ध्यान रखना होता है। तो वहाँ पर कोई ऐसा इंसान ना पहुँच जाए जो दिल से करप्ट हो, भ्रष्टाचारी हो, या फिर ह्यूमन जो वैल्यूज़ होती है उनको नहीं रखता हो। तो इसी वजह से यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है आपको अच्छे से जांचने के लिए, समझने के लिए। और जब एक इंसान इन तीनों की तीनों स्टेजेस को पार करता है तो वो पहुँच जाता है लबसना के अंदर। बिल्कुल सही, जो ट्रेनिंग सेंटर आपका होता है, यूपीएससी कंप्लीट आपका जो क्लियर आप कर लेते हैं उसके बाद तो लबसना में आप चले जाते हैं। खैर, अभी थोड़ा सा इसको और माइनर डिटेल में पढ़ेंगे। प्रीलिम्स के अंदर हमें पता है 2 पेपर होते हैं। एक होता है जर्नल स्टडीज़, वैसे तो दोनों ही जर्नल स्टडीज़ के होते हैं। एक होता है जीएस पेपर 1, जो कि हम देखते हैं कि मेन जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ 6 से 7 उन्हीं का यहाँ पर होगा। दूसरा होता है जीएस पेपर 2, जो कि होता है सी सेट का, जिसमें अगेन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। सी सेट का जो आपका पेपर होगा उसमें 80 सवाल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 2.5 मार्क का, यानी 2.5 मार्क्स का यहाँ पर होता है।
जीएस पेपर 1 के अंदर प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है उसका मैं ऑलरेडी आप लोगों को सब कुछ बता चुकी हूँ, तो उस पर हम दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। फिलहाल मेंस का देखिए तो मेंस जो होता है वो 5 दिनों तक चलता है। ये प्रीलिम्स कितने दिन तक चलेगा, एक ही दिन में आपके दोनों एग्जाम हो जाएंगे। सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक आपका जो जीएस पेपर 1 है वो हो जाता है, और शाम को 2:30 से लेकर 4:30 तक आपका जो सीसेट का पेपर है वो इस दिन हो जाता है। मेंस में जब आप जाएंगे तो 5 दिन तक आपको एग्जाम देना पड़ेगा। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में यूजुअली 90 दिनों का आपका गैप होता है। 90 डेज आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए दिए जाते हैं। मेंस की बात करें तो इसमें 9 पेपर आपको देने पड़ते हैं। इसमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, जिसमें इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आपसे जो पेपर होता है वो सबको देना पड़ता है, और जो दूसरी लैंग्वेज होती है वो आप चुन सकते हैं। यानी कि शेड्यूल 8 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस को रखा गया है उसमें से आप कोई भी यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए और उसमें आप ये पेपर क्वालिफाई कर दीजिए। उसके बाद हम मेन यहाँ पर एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें एक पेपर जो होता है वो होता है ऐसे का। सभी जो यहाँ पर पेपर होंगे वो 250 नंबर के होंगे। इसके बाद से 2 क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज पेपर होते हैं इनके टोटल मार्क्स जो है वो काउंट नहीं किए जाते हैं। पेपर के अंदर हम देखेंगे मेंस में 4 जीएस के पेपर होते हैं जो कि मेन पेपर है, और 2 ऑप्शनल के पेपर भी यहाँ पर होते हैं, जिनमें ऑप्शनल यानी कि जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो खुद से, एक ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसे आप चूज़ करना चाहें उसी का पेपर आप जाकर दे सकते हो। फिर एक ही दिन में आपका इंटरव्यू होता है जो कि 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक चलता है। तो ये इसका टाइम फ्रेम होता है। अगर वो 30 मिनट से कम है तो माना जाता है कि इंटरव्यू जो है वो अच्छा नहीं गया। 30 से प्लस हो जाता है तो माना जाता है 45 मिनट तक कि इंटरव्यू आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। खैर, जब आप सक्सेस मिलती है तो यहाँ पर मेरिट जो है वो डिसाइड होती है। सभी जो आपके मार्क्स हैं यहाँ पर प्रीलिम्स के मार्क्स को मेंस के पेपर में नहीं जोड़ा जाता है। फाइनल जब आपकी लिस्ट आती है, कट ऑफ जब आपकी आती है, तो हम देखते हैं कि कैसे जो मार्क्स टोटल जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं यहाँ पर मेंस और इंटरव्यू की, और टोटल ये नंबर मिलकर होते हैं 2025 मार्क्स। तो इन 2025 मार्क्स में से जो कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाता है वो यहाँ पर आईएएस, आईपीएस या जो अदर जॉब्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा कर लेता है। अब ये जो पूरा पीरियड होता है, देखिए प्रीलिम्स को हम देखेंगे जून के महीने में होता है, और उसके बाद में इंटरव्यू हम देखेंगे जनवरी फरवरी तक होता है, और अगेन जो यहाँ पर रिजल्ट आता है वो आता है अप्रैल मई के अंदर। तो टोटल यहाँ पर 10 महीने पूरे लगते हैं इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया को ख़त्म होने तक। फिर हम देखते हैं कि अब ज्योग्राफी इसका एक भाग है। ज्योग्राफी यहाँ पर हमारे लिए किस किस पेपर में पूछा जाएगा, तो देखते हैं कि ज्योग्राफी का सिलेबस को अगर मैं बांटूँ, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट को अगर मैं बांटूँ तो मैं उसको 4 पार्ट्स में बांट सकती हूँ। पहला जो पार्ट है वो है फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ज्योग्राफी के अंदर अर्थ क्या है, यूनिवर्स क्या है, लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, इसके अलावा अदर जो पैटर्न्स है उसको हम समझेंगे, जो कि ज्योग्राफी की जियोमॉर्फोलॉजी ब्रांच का एक भाग है। इसी के अंदर हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ना होता है, अर्थ के बारे में पढ़ना होता है, अलग अलग टाइप की जो रॉक्स होती हैं, वेल्कनोज होते हैं, फिर माउंटेन कैसे बनती है, ये सब पढ़ना होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी को। अभी देखिए ये दूसरी ब्रांच इसकी आ गई है। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने पहले आपको बताया कि पहले हमें पढ़ना होता है जियोमॉर्फोलॉजी, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद हम पढ़ेंगे ओशनियोग्राफी, और लास्ट में होता है बायोजियोग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ये 4 ब्रांचेस फिर से हम देख पाते हैं ज्योग्राफी की। क्लाइमेटोलॉजी यानी क्लाइमेट से रिलेटेड ये होती है, जिसमें रेनफॉल, क्लाइमेट टाइप्स, जेट स्ट्रीम्स, मॉनसून एक्सेट्रा ये सब आपको पढ़ना होता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो अभी जो रेनफॉल शुरू हो गया है, मानसून शुरू हो गया है इंडिया के अंदर, वो किन कारणों से हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का आपको ये पढ़ना होता है। इसकी थर्ड ब्रांच की तरफ चलेंगे तो हम देख पाएंगे ओशनोग्राफी को, जिसमें हम पढ़ते हैं ओशंस के बारे में, उनके अंदर जो करंट्स होते हैं, उनके अंदर जो स्ट्रीम्स बनती है, उनके जो रिलीफ होते हैं, ओशन के अंदर जो भी यहाँ पर एक समुंदर के अंदर हो सकता है वो सब आपको पढ़ना होता है ओशनोग्राफी के अंदर। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं बायोजियोग्राफी को। अब इसके अंदर हम मेजर बायोम्स यानी कि एनवायरनमेंट का जो कुछ भाग होता है आप इसमें वो पढ़ते हैं।
फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं जो कि है इंडियन ज्योग्राफी। अभी हम ये फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, लेकिन जब हम इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं तो हम इंडिया के अंदर फिजियोग्राफिक डिवीजन जो इंडिया का है उसको पढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या क्या है इंडिया का उसको पढ़ते हैं। क्लाइमेट क्या है इंडिया की, वेजिटेशन, सोयल, नेचुरल क्लैमिटीज़, जियो फिजिकल फिनोमिना, पॉपुलेशन, यहाँ तक हम जो है फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाती है। उसके बाद हम चलेंगे तो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप, कैटल, अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इसमें हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाती है। उसके बाद कुछ मिनरल सोर्सेज, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपको पढ़ना होता है इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, और ये सब पढ़ना होता है फिजिकल ज्योग्राफी में। फिर इसके बाद हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी को भी अगर हम बांटना चाहें तो पॉपुलेशन से अलग हटाकर 4-5 जो सेक्टर हैं उनमें बांट सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर क्या है, ये सब आपको पढ़ना होता है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। लास्ट में हमारे पास आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इसमें क्या होगा, मेजर नेचुरल रीजन्स एंड देयर फीचर्स। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होती है इसमें आपको एक्चुअली के अंदर मैपिंग ज़्यादा पढ़नी होती है कि कौन सी जगह पर क्या उनके फीचर्स है, कौन की जगह पर कहाँ पर वो होती है। तो ये सारा का सारा जो भाग है वो आपको पढ़ना होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। इंडिया की जो मैपिंग है वो आप क्योंकि जब क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कौन सी बादल कहाँ पर बन रहे हैं। आप जब यहाँ पर नेचुरल कैलमिटीज़ पढ़ रहे हैं, आप जब यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि सारी नदियाँ हमारी बहती किस दिशा से किस दिशा में है। तो मैपिंग जो इंडियन ज्योग्राफी की होती है वो एक्चुअली में इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ही आ जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब प्रीलिम्स के सिलेबस के साथ में मैच करते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस हमने बहुत डिटेल से नहीं देखा था, तो मैं आपको बताऊं कि आईएएस के लिए या यूपीएससी के लिए जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसको यहाँ पर 2 पार्ट्स में बांटा गया है। अगेन सीसेट का सिलेबस यहाँ पर होगा और जीएस स्टडीज़ पेपर 1 का होगा। अब ये सेम टू सेम सिलेबस यहाँ पर लिखा गया है जो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन के द्वारा हमें बताया है कि आपको पढ़ना क्या है। उनकी लैंग्वेज यही है कि आपको करंट इवेंट पढ़ने हैं। अब करंट इवेंट कौन कौन से पढ़ने हैं, इंडिया के पढ़ने हैं, प्लस साथ में आपको इंटरनेशनल भी पढ़ना है कि आपके ऑल अराउंड क्या हो रहा है ये आपको पता हो। इसके बाद आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या आ जाएगा, बिल्कुल समय की शुरुआत से लेकर एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये सारी की सारी आप पढ़ेंगे। और अलग से एम्फेसिस किया गया है कि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था, फ्रीडम जो हमारा स्ट्रगल था मॉडर्न इंडिया के अंदर में, उस पर थोड़ा सा ध्यान आप लोग ज़्यादा दीजिएगा। फिर अब हम आते हैं मेन पार्ट की तरफ जो कि है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब क्योंकि ये इसी स्टेटमेंट में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के सिलेबस में लिख दिया है तो हमें समझ में आता है कि हमें जो भी पूरा ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, जितना भी उसका सिलेबस हमने देखा, वो सब हमें प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना पड़ता है। प्रीलिम्स में सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है तो हमें उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। खैर सीसेट 2 क्योंकि अभी हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी इसके लिए जब स्ट्रेटजी बना कर लाएंगे तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। मेनली इसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़नी होती है, इंटरपर्सनल स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है, साथ ही में इसमें जो न्यूमेरेसी होती है जिसको क्वांट बोला जाता है वो भी पढ़ना आपको होता है, और साथ ही में जो जर्नल मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग जो होती है वो आपको करनी होती है। फिर से हम आते हैं हमारे मेंस के सिलेबस के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो 4 मेन पेपर हैं उसमें यहाँ पर चारों मेन पेपर के अंदर कोई कोई सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। पेपर 1 जो कि 250 नंबर का है उसमें हमें ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी को पढ़ना होता है, इसमें साथ में हिस्ट्री भी है। लेकिन यानी कि ज्योग्राफी जो पढ़नी है फिजिकल और जो हमें वर्ल्ड यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर 1 में। फिर जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है अगेन पेपर नंबर 3 में। कैसे है, चलिए आगे चलकर देखते हैं। देखिए मेंस के लिए जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो जीएस पेपर 1 में इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक तो आपको जो सैलिएंट फीचर है वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी की वो पता होने चाहिए। अब इसमें आप इसको मैपिंग की तरह भी मान सकते हो कि आपको पता हो कि वर्ल्ड का कोई भूभाग कहाँ पर है, उसके आसपास का एरिया क्या है, उसकी सैलिएंट फीचर क्या है, यूनिक फीचर क्या है, उसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो किसी और भाग में हमें दिखाई नहीं देती है। वहाँ बारिश हो रही है तो उसका कारण क्या है किसी समय पे होने का। तो ये सब जो है ये सब आपको पढ़ना है जीएस पेपर 1 के अंदर।
इसके बाद में फिर से ज्योग्राफी के लिए हमें बताया गया है, जिसमें हमें संकेत दिए गए हैं। यूपीएससी का ही ये पूरा का पूरा जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वहाँ से मैंने आप लोगों के लिए इसको उठाया है। तो दूसरा भाग मेंस में इसमें बताता है कि की नेचुरल रिसोर्सेज आपको जो अक्रॉस द वर्ल्ड है उनका ध्यान रखना है। तो की नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन सब को रखा गया है जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि इसमें आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ने को बोल दी गई है, इसके अंदर मेनली आपको ह्यूमन ज्योग्राफी भी बोल दिया गया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जैसे कि ऐसा कौन सा भाग है ज्योग्राफी का जहाँ पर डेयरी ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर ग्रेफाइट जैसे जो माउंटेन्स है वो ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ पर हमें आयरन ज़्यादा मिल रहा है। इंडिया का भी यहाँ पर पढ़ने को बोल दिया है, इंक्लूडिंग इंडिया, और वर्ल्ड का भी यहाँ पर बोल दिया गया है। थर्ड हम हमारे सिलेबस का भाग देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें बात की गई है इम्पोर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनास की। जैसे कि आपको अर्थक्वेक पढ़ना है कि अर्थक्वेक होता कैसा, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, उसके पीछे के कारण क्या है, क्या उसको रोका जा सकता है, कहाँ कहाँ पर बड़ी मात्रा में उसको वो हो चुका है, उसको मापा कैसे जाता है, ये सब आपको एज ए टॉपिक पढ़ना है। सुनामी कैसे आती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी जो होती है यानी कि जो ज्वालामुखी निकलती है वो कैसे होती है, साइक्लोन कैसे आता है, ये सब ज्योग्राफिकल फीचर्स जो होते हैं, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे ओशंस हैं, कहीं पे पेड़ पौधे हैं, कहीं पे फॉरेस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे नदियाँ हैं, ये सब ज्योग्राफिकल जो फीचर होते हैं ये आपको पढ़ना है। इनके बनने के पीछे के कारण क्या है, इनको सस्टेन रखना कितना ज़रूरी है, तो ये सारे के सारे आपको मेंस के लिए पता होने चाहिए। उनकी लोकेशन को आपको याद रखना है। अब ये लोकेशन में फिर से हमें यहाँ पर मैपिंग का पार्ट आ जाता है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैप बनाकर दिखाएंगे तो आपके 102 नंबर इसमें ज़रूर ज़्यादा बढ़ेंगे। खास करके यहाँ पर ज्योग्राफिकल फीचर की बात हो रही है, जैसे कि वाटर बॉडीज़ की, आइस कैप की यानी ग्लेशियर्स वगैरह जो होते हैं, फिर फ्लोरा और फोना, फ्लोरा यानी कि ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं, फोना में एनिमल आ जाते हैं, और अगर इनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है जिनसे इसमें चेंज आता है तो उसका भी इफेक्ट क्या होगा। तो इस तरीके से सिलेबस जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी का हमें समझ में आता है। फिर ज्योग्राफी जो है वो एक्चुअली में जीएस पेपर 3 के अंदर भी है। अब इसमें ये किस हिसाब से है, हम मेनली देखेंगे कि यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो दिया गया है जिसमें मेजर क्रॉप और जो क्रॉपिंग पैटर्न है वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि हमारी खुद की कंट्री में भी और जो वर्ल्ड है वहाँ पर भी, और डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन कैसे किया जाता है, इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज क्या होती है, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैसे निकलते हैं, इन सब से रिलेटेड जो हमें ज्योग्राफी आती है, यानी कि हमें एग्रीकल्चरल यहाँ पर पढ़ना है, तो एग्रीकल्चर फिर से ज्योग्राफी का एक भाग हो जाता है। तो ये हमें जीएस पेपर 3 के लिए भी यहाँ पर पढ़ना होगा। खासकर ये ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ज़्यादा देखते हैं इसको। फिलहाल के लिए आगे बढ़कर थोड़ा सा और एनालाइज कर देते हैं। अब हमें सिलेबस भी पता चल गया है, हमें ये भी समझ में आ गया है कि ज्योग्राफी जो है वो आती है एज अ सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में जो ये टॉपिक वाइज एनालिसिस किया गया है कि ज्योग्राफी कितनी इम्पोर्टेंट है। लास्ट 10 साल में हम देखेंगे कि प्रीलिम्स में 2013 से देखें तो 18 सवाल प्रीलिम्स में पूछे गए थे, 2014 में 14 सवाल ही आए थे, 15 में 16 सवाल आए थे, 17 में हम देखते हैं कि ये जो सवालों की संख्या वो थोड़ी कम होती है, लेकिन 2023 तक लगातार ये सवाल जो है वो काफ़ी आ रहे थे, 16 यानी कि 32 मार्क्स या फिर 35 मार्क्स आपको अकेला ज्योग्राफी पढ़ने से ही प्रीलिम्स के अंदर मिल सकते हैं। फिर हम 2024 की भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है 16 मई को। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो ज्योग्राफी से सवाल आए हैं उनकी संख्या काफ़ी है, जो कि 14 है। अगेन ये काफ़ी बड़ा एक नंबर हो जाता है। तो 28 से 30 नंबर आपको यहाँ पर आ सकते थे अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। कट ऑफ के लिए आप क्लियर करने के लिए 90+ मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर 100 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए तो आप क्या कर सकते हैं, मेनली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो 33% तक की वेटेज हम बोल सकते हैं कि 1/3 मार्क्स आपको ज्योग्राफी अकेला दिलवा सकता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग ये सब्जेक्ट है, तो इसके लिए अब हम आगे पढ़े क्या और कैसे पढ़ें, राइट। ये सवाल आप लोगों के मन में बिल्कुल आ गया होगा। आप
तो सोर्सेज के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि यहाँ पर एक अच्छी किताब है PMF IAS की तरफ से। ठीक है, ये किताब मैंने खुद भी पढ़ी है, इसी वजह से मैं उन्हीं बुक्स को यहाँ पर लेकर आई हूँ जो मैंने खुद स्टडी किया और उसके बाद में उनमें से क्या अच्छा है, क्या काम आ रहा है, उसी पे मैं टिप्पणी कर भी सकती हूँ। फिर हम देखते हैं माजिद हुसैन की किताब, बहुत फेमस है, बहुत सालों से लगातार UPSC प्रिपरेशन के लिए ये साथ दे रही है, जिसमें इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही इसमें आती हैं। और लास्ट में है हमारी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक, जो कि क्लास 11th की किताब है, जो कि अगेन हमारी क्या है, NCERT की किताब है। अब आप सोचेंगे कि NCERT तो पढ़नी ही नहीं होती है, ऐसे ही होती है, बच्चों के लिए होती है, हम तो डायरेक्ट मेन किसी किताब पे जाएंगे। खैर, मेन किताब पे जाने से पहले मैं आपको चलिए कुछ प्रूफ दिखाती हूँ, फिर हम बात करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए। प्रूफ के तौर पे देखिए तो यहाँ पर मैं 2024 के प्रीलिम से सवाल लेकर आई हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि ऐसे कैसे सवाल आए थे, 14 क्वेश्चन, और उनको कहाँ से सॉल्व किया जा सकता था। जरा ध्यान से देखिएगा पहले सवाल को। पहला सवाल की स्टेटमेंट कह रही है, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। अब ये हमें एक स्टेटमेंट दे रहा और बता रहा है कि दो स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। अब देखिए इसका जवाब हमें कहाँ से मिलता है, तो ये एक आपको फोटो दिखाई दे रहा है जो कि है NCERT की बुक से, 11th क्लास की बुक जो मैंने आपको पहले दिखाई। और इसमें हम बहुत अच्छे से ये लाइन देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ट्रोपोस्फेयर जो है और उसकी जो लोअर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर वो होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है और रफली 8 किलोमीटर ये पोल्स के पास में होती है। तो यानी कि हम देखते हैं कि ये जो बात कर रहा है कि पोल्स की जो हाइट होती है वो ट्रोपोस्फेयर की कम होती है, जबकि इक्वेटर पे इसकी हाइट ज़्यादा है। तो 13 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के इस डिफरेंस को आप समझ पाएंगे। फिर भी यहाँ पर आगे फिर से लिखा गया है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। देखिए दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रही थी। तो अगर आपने जो कि ये केवल और केवल 180 पेजेस के अराउंड यहाँ पर इसमें पेजेस है, अगर आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा होता तो आप इस सवाल को आराम से कर पाते। ठीक बात है, हो सकता है एक तो सवाल आ गया हो, तुक्का हो गया, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। अगेन ये जो फोटो मैंने यहाँ पर दूसरी साइड लगाए हैं ये सभी के सभी आपको NCERT से ही मिलेंगे। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट बात कर रही है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है वो हम समझेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब ये बात कर रहा है दो तरीके की रेडिएशन की। रेडिएशन यानी कि सन हमारा होता है, सन से हमारे पास वेव्स आती हैं, राइट, तो वो आती है शॉर्ट वेव्स। अब ये क्या करती है, छोटी छोटी होती है इस तरीके से, और अर्थ जो हमारी है उसके ऊपर आती है। जब अर्थ से रिफ्लेक्ट करती है तो ये लॉन्ग वेव्स के रूप में वापस जाती है। ये दो तरीके की रेडिएशन, एक शॉर्ट वेव है एक लॉन्ग वेव है। ये यही कह रही है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उससे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से जो हमारी धरती है वो गर्म होती है। कैसे, यानी जो शॉर्ट वेव सन से यहाँ पर आ रही हैं उनसे ज़्यादा जो यहाँ पर लॉन्ग वेव वापस जा रही है उससे हमारी जो अर्थ है वो ज़्यादा गर्म हो रही है। अब आप सोच के देखिए कि कोई चीज़ हमारी अर्थ से वापस जा रही है तो उससे गर्म कैसे होगी, राइट। लेकिन असली क्या होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। क्यों है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर आ जाता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। अब देखिए ये NCERT में बिल्कुल बहुत अच्छे से दिया गया है। द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस पर्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो एक तो बात ये जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी वो हम देखते हैं ठीक हो जाती है। और इसी के बाद में लिखा गया है, दस द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय अर्थ रेडिएशन। तो बिल्कुल जो ये पहली स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पर इस छोटे से पैराग्राफ से पूरा क्वेश्चन हम ठीक कर सकते हैं 4 लाइनों से। अब आप सोचिए कि ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि जो शॉर्ट वेव्स है ग्रीन हाउस गैसेस उनको आने देती हैं, ठीक है, सन से जो शॉर्ट वेव्स आ रही हैं वो आराम से आ जाएंगी। लेकिन अर्थ से जब वो लॉन्ग वेव्स में वापस जाती हैं तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो उनको ट्रैप कर लेती
देती हैं और अब वो उनको यहीं पर रखे हुए हैं। अब इसकी वजह से हीट यहाँ पर बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है तो हम देखेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पर अर्थ का वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, वार्म हो रहा है, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। खैर समझा इसीलिए दिया कि कितना ईजी था यहाँ से इसको कर पाना। अभी गिनते रहिएगा कितने सवाल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन ये जो सवाल है कह रहा है कि वोल्केनिक एरप्शन के अंदर इनमें से कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बाहर निकलते हैं। ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पर प्रायोक्लास्टिक डेब्रीज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कॉम्पोनेंट्स, सल्फर कॉम्पोनेंट्स। अगेन एनसीईआरटी के पेज नंबर 23 पे आप लोग जाइए। वेल्कोनीज के अंदर वो जो बता रहा है ज्वालामुखी में, तो यहाँ पर आराम से लिखा हुआ है द लावा दैट रीचेज द ग्राउंड इंक्लूड लावा फ्लोज। एक तो लावा निकलता है। देखिए वोल्केनो जो होते हैं वो एक्चुअली में हम देखते हैं कुछ हमारी धरती के नीचे इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारे वोल्केनो है। अब ये यहाँ पर क्रिएटर हो सकता है जहाँ से कोई चीज़ बाहर निकलेगी। जब हम मेंटल में और क्रस्ट में देखते हैं तो हमारे यहाँ पर गरम गरम जो हमें लावा दिखाई देता है उसको हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। जब ये मैग्मा ऊपर आता है यहाँ पर मैग्मा पाइप से और बाहर निकल जाता है तब इसका नाम बदलकर लावा हो जाता है, क्योंकि मैग्मा में तो बहुत सारी चीज़ें थी ना। अब लावा के अंदर जो गैस वगैरह थी वो ऊपर चली गई है, मैग्मा के अंदर जो होती थी जो वाटर वेपर है वो भी ऊपर चले गए हैं, धुआं बन गया, स्मोक बन गया, और यहाँ पे क्या बच गया, लावा बच गया है। तो इस वजह से इसको लावा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या निकला है, लावा निकलता है। फिर हम देखते हैं प्रायोक्लास्टिक डेब्रीज निकलती है, तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया। वोल्केनिक बॉम्ब्स यहाँ पर होते हैं, ठीक बात है। एश एंड डस्ट दूसरा ऑप्शन भी ठीक हो जाता है। कुछ गैसेज निकलती हैं जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स, बिल्कुल सेम टू सेम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद सल्फर कंपाउंड्स, बिल्कुल, तो ऑल फोर। तो आराम से आप इसको कर सकते थे। अभी तक 3 या 4 क्वेश्चन हो गया, आई गेस आपको 6 या 8 नंबर जो है वो एनसीईआरटी ने दिलवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन्फ्रेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन मंथ ऑफ जनवरी। देखिए जनवरी का आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब होता है कि आपका टेम्परेचर कैसा रहेगा, आपका दिसंबर में टेम्परेचर कैसा है किसी एक लैंड के ऊपर। कभी अब आप खुद से ही लगाइए, आप एक जगह पर रह रहे हैं इंडिया में से, हो सकता है आप कहीं पे भी, हो सकता है कि आप लोग बिहार के किसी राज्य से, हो सकता है आप कहीं हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जनवरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादातर ठंड दिखाई देती है, राइट। फिर अभी जो महीना चल रहा है जून की लास्ट, अब यहाँ पर मानसून आ चुका है, बारिशें हो रही हैं, तो ये सारे जो चेंज हो रहे हैं इसको हम आइसोथर्मल मैप्स के तहत में समझते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर वेरी कैसे कर रहा है। अब खैर मंथ ऑफ जनवरी की यहाँ पर बात की गई है। ये कहता है कि आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है द आइसोथर्म्स डिविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। हम समझेंगे कि ये क्या, हम इसको आराम से एनसीईआरटी के पेज नंबर 83 पे जो हमारा चैप्टर है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, वहाँ से इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम्स एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड द नॉर्थ। देखिए अब मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ, ये आप लाइंस देखिए, पहले ही इनको जो हाईलाइट कर दिया गया है। द डिविएशन फ्रॉम द जर्नल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस इन जनवरी देन इन जुलाई स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो अर्थ की ये बात कर रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट आपको सेम टू सेम दिखाई नहीं दे रही है? तो इससे हमें समझ में आ जाता है हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो ठीक है। दूसरी बातें करते हैं कि कोल्ड ओशन करंट इस टाइम पे प्रेजेंस होते हैं गल्फ स्ट्रीम में, नॉर्थ अटलांटिक के पास में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनवरी के अंदर क्या होता है, द आइसोथर्म डिवेट्स टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सेम टू सेम लाइन यहाँ पर उठाई गई है एनसीईआरटी से। उसी के बाद जो एक लाइन छोड़ के फिर से लाइन आती है वो क्या है, द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशन करंट। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कोल्ड लिख दिया इन्होंने, क्या किया, वार्म को कोल्ड से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। इसी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पूरी की पूरी स्टेटमेंट आप देखेंगे बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सेम यहाँ से उठाई गई है, जस्ट एक वर्ड को चेंज कर दिया है। तो यहाँ से आप आराम से एनसीईआरटी से इस सवाल को भी कर पाते हैं, जिसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नोन टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हालांकि ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट एनसीईआरटी में नहीं थी, लेकिन यहाँ से इसको किया जा सकता था। कैसे किया जा सकता था, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, गाना,
मोरक्को, अल्जीरा, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजम्बिको। अब देखिए कोई भी नॉर्मल इंसान होगा ना जिसने थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर या कभी कुछ पढ़ा, उसको ये तो पक्का पता होगा कि कोकोआ जो प्रोड्यूस होता है वो होता है अफ्रीका से। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई है, इसमें हमें समझ में आता है कि 4 ऑप्शंस को दिया गया है और चारों के चारों अफ्रीका में ही है, तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लेकिन एनसीईआरटी में ही बताया गया है कि द फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड कोकोआ एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका, तो वेस्ट अफ्रीका में उन्होंने किया था। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जो वेस्ट अफ्रीका का रीजन है, घाना का रीजन और जो कोटे द'Ivoire का रीजन है, उसमें ये हो सकता है। तो खैर इसको भी इससे सवाल आराम से किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, अभी तक आप लोगों को 10 मार्क्स जो है वो मिल चुके हैं एनसीईआरटी की वजह से। फिर हम 6th क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि है विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर जॉइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो ये पूछा गया है कि गंगा को जब आप देख रहे हैं, गंगा रिवर यहाँ से निकल रही है, तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस ठीक है। सबसे पहले घाघरा जो रिवर है क्या गंगा के अंदर वो मिलती है, लेकिन हम देख पाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पर ये मेन गंगा रिवर बह रही है। इसी के साथ में एनसीईआरटी के पेज पे ही दिया गया मैप है और वहाँ पर आराम से इसको सब कुछ लिखा भी गया है। सबसे पहले यहाँ गोमती मिल रही है, उसके बाद यहाँ पर घाघर मिल रही है, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड जो मिल रही है वो है गोंडक, और उसके बाद यहाँ पर कोशी रिवर मिल रही है। तो इतना सा भाग अगर आप आराम से पढ़ते और इसमें जो डिटेल दिया गया है, जो कि यहाँ पर भी बताया गया है नर्मदा वगैरह के लिए सभी बातें एनसीईआरटी में बताई गई हैं, तो ये सवाल भी आपका ठीक होता, बी ऑप्शन आराम से ठीक हो जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि आपका ये जो ऑप्शन है ये भी आप आराम से इस पे कर सकते थे, क्योंकि इसमें भी बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन कौन सी एक दूसरे के साथ में यहाँ पर सेम होती है। तो वाटरफॉल के बारे में बात किया गया, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ये लिखा गया है, बताया गया है कि नर्मदा जो रिवर है उसके ऊपर ये जो ऑप्शन है दोनों ये होता है। तो खैर यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, एक को निकाल सकते थे, 2 ऑप्शन आपके फिर भी रह जाते। इसीलिए मैं एनसीईआरटी को इसका पूरा क्रेडिट नहीं दे रही हूँ, 50-50 ये आपका क्वेश्चन जो था वो करवा सकती थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, मोस्टली हम देखेंगे 60-70% जो सेम टू सेम लाइंस उठाई गई है एनसीईआरटी से ही। नेक्स्ट सवाल है जो कि है रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, हमें नहीं पता, हो भी सकता है। फिर हम देखते हैं रेनफॉल कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, क्या ऐसा है। तो चलिए इसका भी जवाब देते हैं, क्या एनसीईआरटी इसको करवा पाती, बिल्कुल करवा पाती। ज़रा यहाँ पर आराम से एक बार देखिए, एनसीईआरटी बात कर रही है वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग क्या होती है, किसी एक चीज़ का, एक जो चीज़ है एक्चुअली के अंदर, मान लीजिए रॉक्स वगैरह है, वो क्या हो रही है, उसकी वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग मतलब वेदर की वजह से, वेदर वर्ड पे इस पे मत जाइए, इसका सीधा मतलब होता है कि वो चीज़ घिस रही है, वो लोग टूट रही है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो इसमें अलग अलग प्रकार से ये होती है, इसके अलग अलग कारण होते हैं। विंड जो होती है, हवा होती है, वो भी वेदरिंग करवा देती है। रेन जो होती है वो भी करवाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। तो यही बात है, कार्बनेशन के अंदर भी हम देखेंगे कि कैसे रेन से तो होता ही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर के अंदर और सोइल के अंदर, वो वाटर में ऑब्जर्व हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर में कार्बोनिक एसिड बनता है, जो एक वीक एसिड की तरह काम करता है। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में लगता है और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ में लगता है, तो ये उसको डिज़ोल्व कर देता है। तो हम ये देख पाएंगे कि रेन से भी जो वाटर निकल कर आ रहा है। तो आसान सवाल था, ईजिली आपने आराम से समझा होता है इन लाइनों को, तो आप आराम से उसको कवर कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ब्लॉक माउंटेन्स के ऊपर। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि इनमें से कितने करेक्टली मैच है। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी से उठाया गया है, जिसमें ब्लॉक माउंटेन्स में हम पहले ही देख सकते हैं कि यहाँ पर यूरोप की बात की गई है, जिसमें वॉस्केस माउंटेन्स यहाँ पर है, जो कि फर्स्ट आपका ऑप्शन था। तो ये इसी से गलत हो जाता है कि ये सेंट्रल एशिया में ना होकर यूरोप के अंदर है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है अल्पा चाइनीज मार्केट, जो कि फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो ये भी यहाँ पर है कि ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है और फोल्ड माउंटेन ही है, तो ये भी ठीक हो जाता। फिर एंडीज़ की बात कर रहे हैं तो ये साउथ अमेरिका में फोल्ड माउंटेन है, तो ये भी ठीक हो जाता है। यहाँ पर ये कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी मिल जाएगी, अरावली तक की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये भी आपका एनसीईआरटी से ठीक होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इस पे हम नहीं जा रहे हैं, हम देखते हैं वाटर वेपर के ऊपर। अब सवाल पूछा गया है ज्योग्राफी से, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से ठीक क्या है। वाटर वेपर के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा पेज नंबर 77 के ऊपर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर चैप्टर में यहाँ पर दिया गया एक पैराग्राफ, उससे हम देखेंगे कि इस सवाल को कर पाते या नहीं कर पाते। इट इज़ ए गैस एंड अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, ये एक गैस है और जिसका अमाउंट जो है वो एल्टीट्यूड के साथ में डिक्रीज होता है। ठीक है, हम देखेंगे ठीक है या गलत है। इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल, तो देखिए इसमें से क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे वाटर वेपर इज ऑल्सो वेरिएबल गैस इन एटमॉस्फेयर विच डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो वाटर वेपर होते हैं वो कम होते जाएंगे। तो ये हमें एक स्टेटमेंट यहाँ से ठीक मिल जाती है। दूसरा, क्या इसकी जो परसेंटेज है पोल्स के ऊपर वो मैक्सिमम होती है, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। हम देखते हैं इट मे अकाउंट फॉर 4% in cold area and पोलर रीजन इट मे बी लेस देन 1%, तो पोलर रीजन में तो ये 1% से भी कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वाटर वेपर है। आप सोचिए पोल्स में क्या होती है, आइस होती है, कोल्ड होता है, ठंड होती है, तो एयर में ही वाटर वेपर रह सकता है, एक तरीके की गैस आप इसको मानिए। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी तो वाटर वेपर बनेगा भी तो वहीं से ना। हीट जो है सन की वो बहुत ज़्यादा आ रही है पानी के ऊपर, और हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से वेपराइजेशन होने लगा है। क्यों होने लगा है? क्योंकि पानी जो है वो गर्म होने लगा। घर के ऊपर पानी को गैस के ऊपर रखिए अपने घर में और उसको उबाल के देखिए, वेपर कब उठेंगे? जब आपकी जो टेम्परेचर है पानी का वो बढ़ जाएगा। जब पोल्स के ऊपर वैसे ही टेम्परेचर माइनस में रहता है तो वहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा कैसे हो सकती है। बहुत ईजी सवाल था और सेम टू सेम एनसीईआरटी से उठाया भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। अब इसमें से हमें टाइप ऑफ क्लाइमेट बताना है कि ये कौन सा है। दूसरा, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, यानी बरसात जो होती है वो लगभग पूरा साल होती रहती है। तीसरा फिर से है प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। 4 आपको टाइप दिए हैं। अच्छी बात यह है कि इन चारों को एनसीईआरटी में भी पढ़ाया गया है। हम देखेंगे कि मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट जो है, जो कि आपका लास्ट ऑप्शन है, उसमें ये सारी की सारी स्टेटमेंट दी गई हैं, जैसे कि एनुअल एंड डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर स्मॉल प्रेसिपिटेशन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्मॉल है, यानी कि लो हो रहा है, कम हो रहा है, यानी ज़्यादा चेंज नहीं होता है एनुअल। और ना तो साल में ज़्यादा फर्क आ रहा है कि एक टाइम पे एक्सट्रीम गर्मी है, एक टाइम पे एक्सट्रीम ठंड है, ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरा, दिन में भी ऐसा नहीं है कि दिन के दोपहर के 12 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी है और शाम को रात को जैसे डेजर्ट में होती है बहुत ठंड होगी, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर है, बिल्कुल सेम सा ही है पूरा दिन। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड जो कि पूरा साल होती रहती है, तो थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल ठीक है ये भी। तीसरा हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन वेरीज 50 टू 250। तो आप ये देखिए एक बार कि बिल्कुल सेम टू सेम सवाल उठाया गया है, इन 3 लाइन से यहाँ पर बना दिया गया है, ये ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक शायद 7 या 8 सवाल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं विद रेफरेंस टू कोरोलिसिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप देखिए यहाँ पर फिर से ये सारे प्रूफ मैं आप लोगों के लिए जानबूझ कर लेकर आई हूँ, ताकि हम एक जो सोचा समझी हुई स्ट्रेटेजी है बहुत अच्छे से सोच कर, बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही उसको बनाए। ऐसे ही किसी की बात भी ना सुनिए, ऐसे ही आपको मेरी बात भी नहीं सुननी चाहिए, आखिर आपके करियर की बात है। तो बात करते हैं कि इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हम जब बात कर रहे हैं तो अगेन कोरिलेसिव फोर्सेस के ऊपर यहाँ पर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर सिस्टम के चैप्टर के अंदर यहाँ पर दिया गया है पूरा का पूरा पैराग्राफ, और ये बता रहा है कि डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। द वेलोसिटी ऑफ विंड इज हाई। तो ये वही है कि मैक्सिमम कब होती है, पोल्स पे ये मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे ये अब्सेंट होती है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, पहली भी ठीक है। ये कहाँ से उठाई गई है? एनसीईआरटी से उठाई गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी आसान भी है, कह रहा है ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जहाँ पर 12 घंटे से ज़्यादा की जो सनलाइट है वो हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें क्या लगता है यहाँ पे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी ये है और आर्टिक साइकिल पे भी ये है। कैसे दिखता है एनसीईआरटी में, चलिए और समझिए। 21 जून को नदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड टुवर्ड द सन। नदर्न हेमिस्फेयर जो है
यानी कि इस तरीके से आप अर्थ बनाइए, उसको इक्वेटर 0 डिग्री से बांट दीजिए। ऊपर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगी 23.5 डिग्री के ऊपर, नीचे आपकी 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगी। अब ये टिल्टेड है, कैसे टिल्टेड है? 23.5 डिग्री हमारी जो हम देखते हैं कि अर्थ है वो खुद में थोड़ी सी तिरछी है। तिरछी है तो कोई भी चीज़ तिरछी है और वो सन की तरफ है तो उसकी तरफ यानी यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट जाएगी, नीचे की तरफ कम जाएगी क्योंकि वो पीछे की तरफ हो गया है, राइट। ये संबंध आप समझ पा रहे हैं। यहीं पे ये बात हो रही है कि ये जो टिल्ट की वजह से होता है, इस वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर डायरेक्टली सन फॉल करता है। एज ए रिजल्ट हम देख पाते हैं कि नॉर्थ पोल वगैरह में लेस हीट होती है और आर्टिक सर्कल जो होता है वहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा 12-12 घंटे तक का सन जो होगा वो होगा। तो ये बिल्कुल आसान सवाल था जो कि एनसीईआरटी से किया जा सकता था। अगेन ये फिर से यहाँ पर एक टेबल दी गई थी एनसीईआरटी में जो हमें बता रही है लेंथ ऑफ डे इन आवर्स, मिनट्स एंड विंटर एंड समर सोलिस्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर भी हम देख पाते हैं कि दिसंबर 22 में कैसे 0 डिग्री पे 12 घंटे के लिए यहाँ पे रहेगा, 20 डिग्री पे कितना होगा, कितने घंटे के लिए सन जो है वो होगा। तो ये सारे के सारे भी यहाँ इस टेबल से भी इसको सोल्व किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, बहुत कम बारिश होती है। नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर। देखिए ये जो सवाल है ये एक्चुअली में यूपीएससी के ऊपर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक छोटी सी नदी है जो जाती है अपना पानी देती है रेड सी में, लेकिन कोई बड़ी जो नदियाँ है वो नहीं देती है। सो अगेन क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हो जाता है। ऐसी कोई स्टेटमेंट भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं दी गई है। वैसे यूजुअली ये माना जाता है कि कोई जो बड़ी नदियाँ वो नहीं कर रही है तो नहीं होगी। खैर हाँ, बहुत कम प्रेसिपिटेशन होती है ये एनसीईआरटी में हमें समझ में आता है कि रेड सी जो है वो एक्चुअली के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही ड्राई, हॉट एंड ड्राई रीजन है। तो हॉट एंड ड्राई कब होगा, सूखा कब होगा, जब वहाँ पर बारिश कम होती होगी। तो ये हमें यहाँ पर इससे अंदाज़ा लग सकता था। खैर अभी हमने देखा सारे के सारे ज्योग्राफी के सवालों को जो आराम से एनसीईआरटी से हो रहे थे। तो मेरी एडवाइस क्या है? मेरी एडवाइस है माजिद हुसैन जैसी किताबें, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं 700-800 पेजेस उनके अंदर है, आप वहाँ पर टाइम ना देकर PMFIS जिसमें एक दो छोटी मोटी गलतियाँ मिलती हैं, कलरफुल किताबें हैं, पढ़ने में हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट ज़्यादा आए इन किताबों में, खासकर जो PMFIS की बुक है। लेकिन इसमें भी 500 से 600 नंबर के जो पेजेस है वो है केवल फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, जो आप 180 पेजेस में यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं एनसीईआरटी से। और कंप्लीट करने के बाद प्रूफ में हमने देखा कि एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट से सवाल भी बनते हैं। तो फिर आप इतनी ज़्यादा मेहनत करें भी तो क्यों करें। और मेरा हमेशा ये आपको एक एडवाइस रहेगी, आपकी मेंटोर की तरह, आपकी बड़ी बहन की तरह, कि आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी को बहुत डीपली, बहुत थ्रोली पढ़ना है, एक एक शब्द को समझना है। चाहे एनसीईआरटी की 2 किताबें ले लीजिए, एक फर्स्ट रीडिंग के लिए ले लीजिए जिसमें आप एक एक वर्ड की डेफिनेशन, एक एक वर्ड का मतलब क्या है वो सब समझेंगे बहुत अच्छे से, और सेकेंड टाइम में आप उसको बाद के रिविजन के लिए रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बोलूँगी कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है 11th क्लास की, वो आपको एज ए सोर्स पढ़नी चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। इसी में आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट आता है जिसमें आपकी इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। दोनों किताबें मुश्किल से आपके 300 पेजेस की हैं, छोटी छोटी किताबें, आराम से आप उसको पढ़ सकते हो, आसान किताबें हैं। क्लास 12th की बात करते हैं तो इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब है जो कि आप मेंस के लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑल्दो एक सवाल जो है वो आया हुआ था यहाँ से भी, उसको मैं इंक्लूड करना भूल गई, ह्यूमन ज्योग्राफी से भी था, जिसमें आपसे पूछा गया था कि एवरेज जो बर्थ रेट होता है किसी का भी तो वो कैसे निकाला जाता है, जिसमें इसमें पूरे पूरे फॉर्मूले दिए गए हैं, तो वो भी इससे आराम से क्लियर हो सकता था। दूसरी यहाँ पर है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, तो ये दोनों ही एनसीईआरटी आप करिए। साथ ही में रेफरेंस के लिए अगर आपको एक किताब रखनी है तो आपको जीसी लियोंग की बुक रखनी चाहिए। छोटी सी किताब है, बहुत अच्छे से रखी गई है। ये भी आप जो 10th क्लास की एक्चुअली में एनसीईआरटी है, लेकिन अमेरिका के स्कूल्स में इसको पढ़ाया जाता था। तो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों है, रिविजन के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, रेफरेंस के लिए। साथ ही में ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो एक एटलस ले लो, या तो ओरिएंट लॉन्गमैन की एक ब्लैक आपकी एटलस आती है जो कि ज़्यादा बेहतर रहेगी वो, या फिर ऑक्सफोर्ड की अगर किसी ने खरीदी हुई है तो वो भी बिल्कुल चल सकती है। तो जो भी आप
पढ़ रहे हो, कुछ भी अगर किसी भी लोकेशन का आपके पास नाम आ जाता है तो आपको उसी समय अपनी एटलस को खोलना है, अपने सामने रखना है एटलस को, और उस लोकेशन पे जाके उसको समझना है। तो बिल्कुल मैपिंग भी इससे आपकी स्ट्रॉन्ग जो है वो होती रहेगी। इसके बाद भी अगर आपका मन करे कि आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़नी है, मैं वैसे तो सलाह देना पसंद नहीं करूँगी क्योंकि इनसे पूरा काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आपको लगे कि मेंस के लिए थोड़ा सा और रेडी मैं हो सकता हूँ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप चाहें तो PMF IAS की जो फिज़िकल ज्योग्राफी की किताब है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे फिर भी लगता है, मैंने पढ़ा हुआ है, ये सब देखने के बाद इस वीडियो को बनाने के लिए ही मैंने हर एक किताब को पढ़ा है, और मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर NCERT से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। हाँ, वो आपको अट्रैक्टिव ज़रूर लगेंगे, उनमें फैक्ट्स ज़्यादा दिए गए हैं, वो ज़्यादा कलरफुल है, उनमें पिक्चर्स ज़्यादा हैं, तो वो आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। लेकिन अगेन जो सवाल है वो आपके सॉल्व इन्हीं से होने वाले हैं। तो आप गहनता के साथ डेप्थ में जाकर बिल्कुल पढ़ाई जो है अपनी इसकी करिएगा। खैर, लास्ट सवाल पे आते हैं। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई सवाल रहे तो वो आप कमेंट में पूछिएगा। मेरी तरफ से ये लास्ट सवाल है कि ज्योग्राफी तो हमने पढ़ ली, थ्योरी तो हमने पढ़ ली है, और थ्योरी से हम हमारे जो सवाल हैं उनको क्लियर कर भी देंगे, लेकिन अब करंट अफेयर का क्या करें और करंट अफेयर ज्योग्राफी में कैसे पढ़ें। अब इसके हमारे पास 3 सोर्सेज होते हैं, द हिंदू यानी कि न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस, और साथ ही में हमारे पास होती है मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन मेनली जहाँ काम आएगी क्योंकि ये बहुत अच्छे से मेंस रेडी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा मिला के आप लोगों को लेकर दे देती है। तो मेंस के लिए आप GS पेपर 1 में, जहाँ पर आपका मेंस जो होगा वहाँ पर केवल और केवल 30 से 40 नंबर के ही सवाल इसमें पूछेगा, और GS पेपर 3 के अंदर भी हम देखें तो 15 से मैक्सिमम 25 नंबर के सवाल आएंगे। तो 60 से 70 नंबर की इसकी भूमिका होती है पूरी की पूरी ज्योग्राफी में मेंस की 2025 मार्क्स में से। तो इन 60 मार्क्स के लिए आप ज्योग्राफी, मतलब खासकर करंट अफेयर से रिलेट करके ही सवाल आते हैं, तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आप लोगों को डेली करवाती ही हूँ, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर जो मंथली मैगजीन आप चाहे तो खुद पढ़ लीजिए, विजन IAS मैंने पढ़ा है, ओनली IAS मैंने पढ़ा है, और जो मंथली मैगजीन है PMF IAS वगैरह की वो सब मैंने पढ़ी है। ये सब पढ़ने के बाद में मैंने कंक्लूड किया है कि इनमें से सबसे अच्छी कौन है, और लास्ट में मैं बोल सकती हूँ कि विजन IAS यहाँ पर टॉप कर जाता है, खासकर इनके मेंस के प्रपोर्शन के हिसाब से। ये जो मेंस के लिए अपना डाटा बनाते हैं वो इनका काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी आपको मार्केट में फ़िलहाल के लिए मिलेंगी। मोस्टली मैंने 7, 8, 10 मैगजीन्स को यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है, उठा कर सबको एक एक तरीके से देखा है, प्रीलिम्स के लिए कौन ज़्यादा अच्छी है, मेंस के लिए कौन ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप चाहें तो मुझसे भी, मैं भी आपके लेक्चर जो है वो करवाऊँगी, सब्जेक्ट वाइज ही करवाऊँगी। जून से ही आपकी ये भी शुरू हो जाएंगी, तो पूरे साल के या तो आप मेरे साथ में पढ़ सकते हैं, चाहे तो अलग से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का भी है, चाहे तो आप लोग मुझसे वीडियो सुन सकते हैं। मैं आप लोगों को सलाह नहीं दूंगी कि आप 2-2, 3-3 घंटे के लिए न्यूज़पेपर लेकर बैठे रहें। अगर आपका सिलेबस आपने स्टैटिक शुरू किया है तो मिनिमम आप 1 साल के लिए न्यूज़पेपर को सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। समझाने के लिए मैं आप लोगों के पास बैठी हुई हूँ। अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं भी होता है तो आप बेशक उसको स्किप कर सकते हैं, उसकी कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस फ़िलहाल पढ़ने में नहीं लगेगी, क्योंकि आप वैसे भी अपने आप से उस हिसाब से समझ नहीं पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने मेन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा समय लगाएं। और क्योंकि मैं अभी आपकी ज्योग्राफी करवा ही रही हूँ तो बहुत सोच समझ कर ही मैं आपकी ज्योग्राफी जो है वो उसका आपको डेली के टारगेट दे रही हूँ, आज से क्या पढ़े। जो भी इस वीडियो को अगर आज भी देख रहा है, कल भी देख रहे हैं, 2-4 दिन बाद भी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी से आप जो मैंने टारगेट्स दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से टारगेट बाय टारगेट पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आपका सिलेबस जो होगा वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। और अगर आप पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ यानी निरंतरता के साथ में लगेंगे तो आपका UPSC होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। इतना मुश्किल ये एग्ज़ाम नहीं है, इसका डर बहुत ज़्यादा हो गया है और इसी वजह से बच्चे अलग अलग किताबों में जा रहे हैं, बल्कि बेसिक सोर्स से इसको आराम से क्लियर किया जा सकता है। तो खैर, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक वीडियो थी जिसमें मेरा जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज थी मैंने आप लोगों को दिया। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग जो भी आपको अच्छा बुरा लगा हो वो मुझे कमेंट में बताइए। कोई सवाल रह गया है तो सवाल पूछिए, उसके लिए भी या तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए या फिर आपको आंसर ज़रूर दूंगी। तो खैर, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।